हेलो माय फ्रेंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पूर्वालोकन में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सिलेबस को। इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस में किस तरीके से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और पूर्वालोकन से जितने भी अभी तक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम उनके एक्सप्लेनेशन को देखते हुए वन बाय वन करके कवर करेंगे, करते हुए चलेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, और जैसे जैसे मैं इन चीज़ों सारे सेक्शंस को वन बाय वन करके कवर करता जाऊंगा, साथ ही साथ उन सेक्शन से और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को, जिसका नाम पहला जो चैप्टर है वो है पर्यावरण और सतत विकास। उसके जो क्वेश्चंस अभी तक यूपीपीसीएस ने पूछे हैं उनको हम वन बाय वन करके कवर कर लेते हैं। आप लोग सभी मेरे साथ जुड़े और अपनी जर्नी को आप इजी वे में कवर कर सकते हैं। और इस साल जो यूपीपीसीएस का पेपर होना है उसमें इस सेक्शन से आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को आप पाएंगे कि क्वेश्चंस रिपीट फॉर्म में होते हैं। तो जो भी मैं कुछ यहाँ पे कवर करूँगा आप एक एक करके सबको देखते हुए चलिएगा। ओके माय फ्रेंड। तो हेलो। तो पहला टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है पर्यावरण और सतत विकास। तो ये दोनों चीज़ें जो इसमें शब्द दिए हैं, पर्यावरण और सतत विकास, ये कीवर्ड्स हैं इन्वायरमेंट के। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को पहले कवर करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है ऐसा आवरण जो हमारे पर धन आवरण का मतलब है जो हमें चारों तरफ से जो चीज़ें घेरे हुए हैं वो सभी पर्यावरण का भाग होती हैं। तो वो चीज़ें जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और पर्यावरण कहलाते हैं, चाहे वो सजीव हों चाहे निर्जीव हों, चाहे वो कोई जीवित प्राणी हो या निर्जीव हों, वो सभी के सभी पर्यावरण के पार्ट होते हैं। तो पर्यावरण जो हम अपने चारों ओर देखते हैं वो पर्यावरण होता है। ठीक है। तो जैविक अजैविक दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चंस यहाँ पे आया है जो हम आपके सामने यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो हमने कहा कि जो भी चीज़ हमारे चारों ओर है, तो जैसे भूमि जल वायु, ये सभी तीनों चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अजैविक चीज़ें हैं। और पौधे पशु ये दोनों क्या हैं, हमारे एक तरीके से लिविंग जैविक घटक हैं प्रकृति के। तो जो हमें चारों ओर से इसको घेरे हुए हैं, तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने डेफिनेशन दी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए ये पॉइंट हमारा सही है। उसके अलावा हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। एक समय बिंदु उसके चारों ओर से घेरे हुए सभी चीज़ें, चाहे वो जैविक फॉर्मेट में हो चाहे अजैविक हो चाहे कुछ भी चीज़ है, वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा होती है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन सही है। फिर उसका थर्ड ऑप्शन देता है कि भौतिक जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दे आर फिजिकल, लाइक एनी थिंग्स। जैसे हमारे मेरे हाथ में जैसे पेन है, ये भी एक भौतिक तत्व है। जैविक जिसमें प्राण होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है। सांस्कृतिक जो मानवीय पर्यावरण का पार्ट है, और उसके अंत क्रियात्मक व्यवस्था को अंत संबंधित होते हैं, दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अतः पर्यावरण के अंतर्गत ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अतः इस प्रश्न का हम उत्तर हम देखते हैं क्या है, डी इज राइट आंसर। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं यहाँ पे। इसमें जो इसकी थ्योरी दी है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जल वायु पेड़ पौधे जीव जंतु का एक समूह जो हमारे चारों, जो बात मैंने आपको बताई वही चीज़ सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की ये जो नॉन लिविंग्स हैं, अजैविक और जैविक घटक आपस में अंतर क्रिया करते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में विकसित होती है, इसे पारितंत्र का नाम देते हैं।
इकोलॉजी या एनवायरनमेंट। पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर की भौतिक और जैविक दशाओं और उसके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। ये डेफिनेशन आप जब भी पेपर में लिखेंगे, जब भी मेंस के पेपर में कभी पर्यावरण के ऊपर डेफिनेशन आ जाए तो हम यहाँ से ये डेफिनेशन उठा के लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम्स टू सेकेंड क्वेश्चन कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का वर्गीकरण। पर्यावरण को हम तीन भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भाग होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा भाग है मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा इसका जो भाग है वो है मानवीय पर्यावरण। हम प्राकृतिक पर्यावरण के भी दो हिस्से कर सकते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और लिविंग थिंग्स हैं, उनको ला सकते हैं। और अजैविक में हम लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इन चीज़ों को हम कवर करते हैं। उसी प्रकार हम मानव निर्मित पर्यावरण में, जो मानव के हस्तक्षेप, पर्यावरण में जो मानव हस्तक्षेप करके कुछ चीज़ें इन्वॉल्व कर देता है हमारे आसपास, तो उसको हम मानव निर्मित पर्यावरण में कवर करते हैं। इसी के अलावा जो हमारे मानवीय पर्यावरण में हम देखते हैं मानव, मानव से उसका परिवार, फैमिली, फैमिली से समुदाय, समुदाय से धर्म, धर्म से संस्कृति, संस्कृति और बहुत सारी और चीज़ें इसमें अंतर्गत आती हैं। तो हम इस प्रश्न में जो उसके ऑप्शंस दिए उसमें हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन दिया है परिचालन पर्यावरण। ठीक है, हमें कुछ अभी नहीं आइडिया इसके बारे में, तो हम इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। तो हमने अभी जो डेफिनेशन दी, तो हमारी डेफिनेशन बी वाले पे बिल्कुल फिट बैठती है। भौतिक पर्यावरण इज द पार्ट ऑफ अजैविक पर्यावरण। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण इज द पार्ट ऑफ मानवीय पर्यावरण और जैविक पर्यावरण इज द पार्ट ऑफ हमारा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो हमने जैविक पर्यावरण की डेफिनेशन दी थी, बायोटिक पर्यावरण की, उसके अंतर्गत आता है। तो परिचालन पर्यावरण पर्यावरण की क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। अतः इसका उत्तर होगा हमारा ए इज द राइट आंसर। ओके, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे, वो कथन और कारण कारण का है और ये सतत विकास से है। तो सतत विकास इटसेल्फ एक कीवर्ड। तो हम इसमें कहते हैं कि सतत विकास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भावी पीढ़ियों की ज़रूरत इस प्रकार से पूरी की जाए कि भावी पीढ़ियां जो हैं उनकी ज़रूरतों की योग्यता, मतलब उनकी ज़रूरतों की जो आवश्यकता है उसको प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता, वर्तमान की जो पीढ़ी है, जो जनसंख्या है, वो इस तरीके से संसाधनों का उपयोग करे कि जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताएं प्रभावित ना हों। इस तरीके का जो विकास है, इस तरीके का जो हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं और देखते हैं कथन क्या दिया है कि सतत विकास मानव कल्याण हेतु बेहद महत्वपूर्ण है। तो सतत कल्याण महत्वपूर्ण है मानव विकास के लिए, कल्याण के लिए, बिल्कुल सही बात है। हम जब भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे सिलेबस में भी ये पार्ट दिया हुआ है सतत विकास का। तो हमें जो एस डी जी के जो गोल्स हैं, 17 गोल हैं, उनको कंटेस्ट हमें याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिवाइज आप लोगों को करा देता हूँ जिससे कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट बनते हुए चलें, इसके बाद में हमें इस चीज़ में दिक्कत ना आए। तो एक एक गोल को हम देखते हैं, जैसे भुखमरी से को ख़त्म करना है, ये भी एक एसडीजी का एक गोल है। गरीबी को ख़त्म करना है, ये भी हमारे एसडीजी का एक गोल है। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास 17 एसडीजी गोल्स हैं। तो इसको मैं एक पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ओके माय डियर्स, तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो पहला इसका कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा इसका कारण देखते हैं कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे।
तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आप डेफिनेशन को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से आप जैसे जैसे पढ़ते हुए जाएंगे तो इन बातों का भी ध्यान रखिए कि जो डेफिनेशंस आ रही हैं उनको आप देखिएगा, डेफिनेशन आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगी और आप अपने मेंस के क्वेश्चन आंसर में इसका यूटिलाइजेशन कर। इसका आंसर ए, इट द राइट आंसर, कि कथन और कारक बिल्कुल सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अब एक चीज़ और इसमें बता देते हैं कि 1987 में एक प्रकाशित हुई थी रिपोर्ट, अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर जो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के ऊपर ही थी और जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रिपोर्ट थी इसको वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित किया गया था। अब जो हमने यहाँ से डेफिनेशन, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये जो हमने फैक्ट पढ़ा है, इसका देखिए आप कैसे यूटिलाइजेशन आगे हमें देखने को मिलेगा इन क्वेश्चनों में। ये प्रश्न सतत विकास का 2019 में पूछा था, इसी से कोरिलेट है ये आवर कॉमन फ्यूचर या ब्रेटलैंड रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में जारी किया था। ये सतत विकास से ऐसे बताते हैं कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ऐसा विकास सतत विकास होगा। मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि उसकी आर्थिक गतिविधियां मानव कल्याण के समर्थन हेतु हों। आवश्यक जैविक, भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित संग्रहित की जा सकें, मतलब आने वाले समय तक हम उनको संरक्षित कर सकें। अतः इस प्रश्न के कारण और कथन जो जैसे मैंने बताया दोनों चीज़ें सही हैं। अब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ ही लिया था कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो जिसने एक रिपोर्ट जारी की थी अपन कॉमन फ्यूचर, वो सस्टेनेबल धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा हुई थी। अवर कॉमन फ्यूचर उसने एक डेफिनेशन दी। तो माय डियर फ्रेंड, हम जब भी अपने ऐसी तैयारी करते हैं तो हमारी इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए। अब इसमें जो मेरा कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस द्वारा पूछ भी सकता है। तो हमें जो ध्यान रखनी है कि जब भी हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हमने अगर ये बात लिख दी कि अवर कॉमन फ्यूचर नामक जो रिपोर्ट्स आई थी 1987 उसके अनुसार ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेटली जो हमारा कॉपी चेक करने वाले जो हमारे टीचर्स हैं तो उन पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उनके सामने हमारी कॉपी ही जाती है। तो इस तरीके के आप डेफिनेशंस लिखें तो डेफिनेटली आपको मेंस में भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, तो निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए, हम क्वेश्चंस तो लगाते जाएंगे लेकिन कैसे आयोग अपने पैटर्न्स को बदल रहा है। तो वो घटनाओं के कालक्रम को भी पूछ लेता है, कोई रिपोर्ट्स आई है, कुछ आई है तो उसका एक आपको ईयर वाइज पूछ लेगा, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन था जलवायु को लेकर, और इसको रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है वहाँ पर ये आयोजित हुआ था 1992 में। यहीं पर एजेंडा 21 भी लाया गया था इसी सम्मेलन में। ओके, तो ये 1992, और हमने अभी ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन जो पढ़ी है 1987, ये पहले प्रश्न में 2019 में यही प्रश्न आया है और इसकी हमने जो ब्रीफ में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पर इस चीज़ को ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर को दिया हुआ था जो 1987 में आई थी। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने जारी की थी। ठीक है, तो हमें पता है कि सेकंड नंबर पहले से पहले है, मतलब पहला जो पॉइंट है उससे पहले होगा। तो ऑप्शंस में जब आप जाइएगा तो आप जरूर इस क्वेश्चन को
देखिए इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना भी आना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहीं भी एक नंबर दो से पहले नहीं आएगा। यहाँ एक नंबर दो नंबर एक से पहले आया, ठीक है। यहाँ नहीं आया तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया। यहाँ भी आया है, और ये वाला तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि दोनों में ही मिस प्रिंट आई थिंक लग रही है ये, तो ये भी एलिमिनेटेड हो जाएगा इस तरीके से। तो अब एक और प्रोटोकॉल है, तो हमने इस तरीके से दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। अब हमें पता है हमारा बी और सी में से ही आंसर है। तो हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था, उस ये प्रोटोकॉल ओजोन लेयर क्षरण से संबंधित है। जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है उससे संबंधित है ये। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में आया, और 87 में इसको घोषित किया गया था, और 1989 में ये 88 में ये प्रकाशित हुआ 89 में। तो ब्रेटलैंड आयोग के बाद आया, तो डेफिनेटली सेकेंड पहले आएगा, थर्ड उसके बाद आएगा। तो ऑप्शन सी भी इस तरह एलिमिनेट हो गया, और बी इज द राइट आंसर। क्योंकि बहुत बच्चों को द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट्स प्रकाशन, तो सारे ऑप्शन हमें कभी कभी नहीं पता होंगे, तो हम इसका इस तरीके से आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका हमारा इजली आंसर क्या निकल के आया, बी। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये जो पूरी सीरीज है इसको वन बाई वन कराता जाऊंगा, और साथ ही साथ वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप पेपर में आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। जब आपको सारे ऑप्शन नहीं भी आ रहे हैं, तब भी आपको जितनी नॉलेज है उसके बिहाफ पर भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। अब हम इसकी ब्रीफ में हम इसकी देख लेते हैं। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट्स 1972 में आई। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का संबंध किससे है, हमें इस चीज को भी एक बार गूगल कर लेना चाहिए कि इसका संबंध किस चीज से है। फिर उसके बाद आता है ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिपोर्ट 1989, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, और इसी से जुड़ा हुआ है एजेंडा 21। द लिमिट टू ग्रोथ, अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि द लिमिट टू द ग्रोथ जो प्रकाशन 1972 में हुआ, ये किस चीज़ से था। ये पृथ्वी के रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ था कि हम पृथ्वी के रिसोर्सेज का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर ये रिपोर्ट आई थी। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन। तो हमने पहले ही बोला है कि सतत विकास का हम जब भी देखेंगे तो हम प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे वाटर है, एयर है, जो भी हमारे खनिज पदार्थ हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इट्स आंसर इज ए। ओके, आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सतत विकास के लिए आवश्यक, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है। तो जब भी एक ब्रॉड, एक देखिए एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, एक क्वेश्चन यहाँ भी देख रहे हैं। जब भी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है, तो बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हो सकती हैं। तो उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें कुछ लिखी हों, जैसे पहली पॉजिटिव चीज़ लिखी है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो ये सारे सारी चीज़ें क्या हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखा रही हैं किसी टॉपिक को लेके। जैसे सतत विकास में हमें एक पॉजिटिवनेस दिखानी है चीज़ों को लेके, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है, हमें पॉल्यूशंस को रोकना है, हमें निर्धनता को घटाना है। तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट, एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। तो इसका आंसर जनरली हम डी आंसर लगा के ऐसे क्वेश्चनों का चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर दिया है पर्यावरण अपकृष से अभिप्राय। अपकृष आप समझिएगा पर्यावरण के विनाश से संबंधित है ये। ठीक है,
तो पहला ही ऊपर दिया है कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। तो विनाश मतलब निम्नीकरण करना, लोअरिंग। तो फिर ये बड़ा सा टॉपिक दे दिया, बड़ा सा पॉइंट दे दिया, और उसके अपक्रस के अंतर्गत जितनी भी निगेटिव चीज़ें होंगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सभी कम कब कवर होंगी। तो आप देखिए पहला ही दिया है कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, जो हम मानवीय पर्यावरण करते हैं, मानवीय हस्तक्षेप करते हैं, तो हमने क्या किया है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया है ज़्यादा, जिससे हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो हमें पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हुआ है उसके अंतर्गत लिमिट में रखना है, जो इंक्रीज हुआ है उस लिमिट में रखना है। तो प्राकृतिक विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, तो सभी उपयुक्त होंगे। तो उसने ये दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादातर आंसर आप डी लगाइएगा सारे के सारे, जब कोई चीज़ ब्रॉड कॉन्सेप्ट में पूछी जा रही है। तो इसका हम वो भी देख लेते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक साधनों के क्षरण होने से पर्यावरण में होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपक्रस कहते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत पर्यावरणीय परिवर्तन और पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये सभी पर्यावरण के अपक्रस को अभिव्यक्त करते हैं। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया था 2013 में। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो हम सुरक्षा में देखते हैं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, वातानुकूलन करना है, कागज के थैलों का प्रयोग करना है। क्या नहीं होगा? गरीबी कम करना नहीं है। ये क्या है? एक सामाजिक प्रॉब्लम है, जिसको हमें उसी तरीके। हेलो। तो एक क्वेश्चन, आप 10वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है कथन कारण में पूछा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट जलवायु में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें वनस्पति मिलती है। जैसे हम देखें अपने जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ सदाबहार टाइप के वन पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है, जैसे हमारा थार मरुस्थल है, वहाँ पे कैक्टस उस तरीके की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो किस तरीके की जलवायु है उसकी प्राकृतिक वनस्पति उसका बिल्कुल अच्छा इंडिकेटर शो करती है। इसी प्रकार हम देखते हैं जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कि पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो ये बिल्कुल आंसर इसका बिल्कुल 1986 में पारित किया गया था। ठीक है। और ये कब भारत ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? ये 1986 में पारित किया। और वर्ष 1972 में हम देखें, विश्व लेवल पे देखें तो वर्ष 1970 हमें याद है स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन होता है यूनाइटेड नेशन का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित एक कन्वेंशन होता है, जिससे भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया। तो भारत ने जो उसको जो अडॉप्ट किया था वो 1972 में स्टॉकहोम में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कन्वेंशन हुआ था, उसको 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से पारित किया। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये क्यों पारित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉकहोम में जो पर्यावरण से संबंधित जो एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हुआ था स्टॉकहोम में 1972 को उसको क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से किया गया था। अब 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 बिल्कुल है। तो दो जहाँ जहाँ है वो आपका बिल्कुल सही होगा। सभी में दो है तो आपका आंसर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। उसके बाद शिक्षा नीति, वन नीति, औद्योगिक नीति। तो पर्यावरण संतुलन के तो औद्योगिक नीति आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपका जो विकास है वो सस्टेनेबल हो। तो आपका 3 नंबर भी सही होगा इसमें। शिक्षा नीति इस प्रकार से हमें एजुकेट करना है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। और वन नीति तो वनों को इस प्रकार से हमें संरक्षित करना है, डिफॉरेस्टेशन को इस प्रकार से रोकना है और फॉरेस्टेशन को बढ़ाना है।
तो इस प्रकार से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में चारों की चारों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो सभी आंसर होंगे डी आंसर। ओके सर, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क, तो इको मार्क एक गुणवत्ता संबंधित एक मानक होता है, एक ट्रेडमार्क है जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगाते हैं। तो पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित सामग्रियां होती हैं उनके लिए हम इको मार्क जो चिन्ह है उसका यूज करते हैं, जो इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट के को एक तरीके से सुरक्षित होते हैं। तो इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए फ्रेंडली होते हैं, उनके लिए सुरक्षित होते हैं। ओके। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने प्रारंभ किया। तो ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं उनका उत्पादन, उस पर हम इको मार्क लगाते हैं, तो इट्स इंडिकेट कि ये पर्यावरण के लिए ये सामग्री सुरक्षित है। जैसे हमने एक बार पहले सुना था कि जो हम फॉर्म होता था उसके अंदर एक पदार्थ होता था एरोसॉल, तो वो क्या करता था कि पर्यावरण में जो हमारी ओजोन लेयर है उसके लिए हानिकारक एक गैस रिलीज होती थी उस फॉर्म से। ठीक है, तो उसको हमने बैन किया। तो ऐसी चीज़ों को हमें बैन करना है, और जिस प्रोडक्ट पर इको मार्क चिन्ह होगा वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगी। ठीक है। इसी प्रकार हमने देखो पॉलीथीन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इन पे हमें इको मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि ये सभी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जो चीज़ें पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं उन पे सब पे हमें इको मार्क, तो आपको याद रहना चाहिए इको मार्क एक तरीके से भारत सरकार द्वारा उन चीज़ों को प्रमाण पत्र दिया जाता है जो पर्यावरण के साथ फ्रेंडली हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग सबसे जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए रेचल कार्सन। रेचल कार्सन इज द पर्सन जिन्होंने 1962 में एक पुस्तक लिखी साइलेंट स्प्रिंग। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। तो आपको कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने एक तरीके से सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही दुनिया को दिया, साम्यवाद, तो कार्ल मार्क्स का ही था। ओके। अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयुक्त सभी। तो अब देखें हानिकारक है तो सभी के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आंसर ऐसे क्वेश्चन को जनरली मैंने जो आपको बताया डी आंसर होता है, तो वही हम लगा के आगे चलेंगे। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक हैं तो W.M. एडम्स। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं W.M. एडम्स। बाकी M.J. ब्रेडसॉ, M. निकोलसन और R.H. विटेकर विटेकर को हमें गूगल करके देख लेना जरूरी है। इसको आप लोग बाद में अपने नोट्स बनाते समय इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी निकाल के देख लीजिए जरूर। यूपीपीसीएस जनरली ऐसे क्वेश्चन को रिपीट कर देता है जो ऑप्शंस में होते हैं, तो हमको इसी प्रकार से पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विचार से हेलो, इस क्वेश्चन में लग रहा है मैं छूट गया है, फिर से देख लेते हैं। जैसे 18 क्वेश्चन है, पलाची मांडा जो पर्यावरण के 5 क्षति से चर्चा में रहा वो केरल राज्य में है। कोको कोला फैक्ट्री की स्थापना कार्य यहाँ पे पर्यावरणीय 5 क्षति हुई थी। ग्रीन वॉश एक तरीके से ब्रेन वॉश जैसे कि आता है, तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो पर्यावरणीय संरक्षण का झूठा वादा करना है। जब कोई सेवाएं लेते हैं पर्यावरण की तो उसमें लोग गुमराह करते हैं।
कोई संस्था ऐसे गुमराह करती है तो उसको हम ग्रीन वॉश के नाम से जानते हैं। आज हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।